कहते हैं कि बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। ये सदियों पुरानी कहावत आज की दुनिया पर मतलब शायद सबसे ज्यादा सटीक बैठती है। बिल्कुल। 2025 एक ऐसा साल रहा जिसने दुनिया का नक्शा और नियम दोनों को हिलाकर रख दिया। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक विश्लेषण के आईने से भविष्य में झांकने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि 2025 के इन तूफानों के बाद 2026 में भारत आखिर किस मोड़ पर खड़ा है। और ये मोड़ वाकई बहुत उलझा हुआ है। आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी बिखरे हुए वैश्विक माहौल को समझना है। एक तरफ अमेरिका और चीन की खींचतान, दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में लगी आग, और इन सब के बीच भारत का वो मुश्किल संतुलन जिसे हम रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना उन सभी के लिए जरूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नब्ज पकड़ना चाहते हैं, खासकर जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जहां ऐसी गहरी समझ की उम्मीद की जाती है। चलिए इस जटिल तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। 2025 को अगर एक लाइन में कहना हो तो ये वो साल था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्था की दीवारें दरकने लगीं। सही बात है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक सैन्य टकराव, और यूक्रेन से लेकर गाजा तक सुलगती आग ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। बिल्कुल। लेकिन इन तनावों के बीच मतलब भारत के लिए कुछ खिड़कियां भी खुली। जैसे यूरोप के साथ रिश्तों में एक नई गर्मी आई। अच्छा। और चीन और कनाडा जैसे देशों के साथ जहां रिश्ते लगभग बर्फ में जमे हुए थे, वहां भी बातचीत की एक पतली सी पगडंडी दोबारा बनी, भले ही तनाव की जड़ें अभी भी अपनी जगह पर है। तो यहां से शुरू करते हैं जहां दुनिया की नजरें सबसे ज्यादा थीं, अमेरिका। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत अमेरिका संबंधों ने जो करवट ली वो तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। साल की शुरुआत में तो काफी उम्मीदें थी, व्यापार को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन फिर कहानी ने एक बहुत ही क्या कहते हैं तीखा मोड़ ले लिया। तीखा मोड़ कहना भी शायद कम होगा, ये एक तरह का झटका था। झटका। हाँ। रिश्ते तब तेजी से बिगड़े जब ट्रंप ने न केवल भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को रुकवाने का पूरा श्रेय खुद ले लिया, बल्कि भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ भी थोप दिया। 50%? जी, 50%। ये किसी भी देश पर लगाया गया अब तक का सबसे ज्यादा टैरिफ था। और इसका असर तो फिर सीधा हमारे दूसरे रिश्तों पर पड़ा होगा, है ना? बिल्कुल। कहा जाता है कि इसी दबाव की वजह से भारत को रूस से तेल का आयात कम करना पड़ा। अच्छा। व्यापार पर बातचीत तो अब भी चल रही है, लेकिन जो एक रणनीतिक विश्वास बना था उस पर गहरी चोट लगी। और इसी को शायद रणनीतिक स्वायत्तता की असली परीक्षा कहते हैं। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है, क्या भारत अपनी विदेश नीति की गाड़ी खुद चला सकता है, या कोई और, जैसे इस मामले में अमेरिका, आकर स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ रख देगा? 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने असल में यही करने की कोशिश की। ये घटना दिखाती है कि भारत को अपने हितों को साधने के लिए बड़ी शक्तियों के ऐसे अप्रत्याशित दबावों का सामना कैसे करना पड़ता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जब अमेरिका ने दरवाजा थोड़ा बंद किया तो हमने रूस और चीन की तरफ पली खिड़की ज्यादा खोल दी? हाँ, एक तरह से तो यही हुआ। क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों से मुलाकात की। देखिए, ये एक क्लासिक संतुलन साधने वाला कदम है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये संतुलन अब सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि भारत की पहचान बन गया है। मतलब पहले गुटनिरपेक्षता के दौर में हम बड़ी शक्तियों के बीच पिसने से बचने के लिए संतुलन बनाते थे। आज हम संतुलन इसलिए बनाते हैं ताकि हम खुद एक ऐसा ध्रुव बन सकें जिसके इर्द गिर्द दूसरे देश अपनी रणनीति बनाएं। अच्छा, ये नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जाने जैसा है? बिल्कुल सही, यही इसका असली मतलब है। चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए गए। वीजा पर जो पाबंदियां थीं वो हटा ली गईं और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो गईं। लेकिन क्या इन कदमों से जमीनी हकीकत बदलती है? सीमा पर तो अभी भी दोनों तरफ हजारों सैनिक तैनात हैं। बिल्कुल नहीं बदलती, और यही इस रिश्ते की जटिलता है। इसे आप एक तरह की सावधानी भरी दोस्ती कह सकती हैं। सतह पर व्यापार और डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव का मूल कारण जसकतस है। 50,000 सैनिक? हाँ, 50,000 सैनिक आज भी आमने सामने हैं। तो ये रिश्ते सुधारने की कोशिश तो है, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली रखकर। तो एक तरफ हम वैश्विक मंच पर अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन हमारे अपने आंगन में मतलब हमारे पड़ोस में जो चल रहा है वो भी कम जटिल नहीं है। सही कहा।
खासकर पाकिस्तान के साथ, जहां 2025 में चिंगारी लगभग आग बनी गई थी। हाँ, 22 अप्रैल को पहलगाम में नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ये ऑपरेशन सिर्फ 4 दिन चला, लेकिन इसके जरिए दिल्ली ने एक नई रेड लाइन खींच दी। और वो रेड लाइन क्या थी? वो रेड लाइन बहुत साफ थी। अब किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था, एक ऐसी रेड लाइन खींचना जिसे लागू करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़े। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक जुआ था। इसने दुनिया को भी चिंता में डाल दिया, लेकिन शायद भारत को लगा कि यथास्थिति बनाए रखना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छी बात ये रही कि साल के अंत में जब दिल्ली के लाल किले के पास एक और आतंकी घटना हुई, तब भारत ने संयम दिखाया और किसी भी तरह की बयानबाजी या जवाबी कार्रवाई से बचकर समझदारी का परिचय दिखाया। और इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा नाटक चल रहा था। वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा और चिंताजनक है। फील्ड मार्शल का पद अपनाकर जनरल मुनीर ने भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से खुद को एक तरह की इम्यूनिटी दे दी है। इम्यूनिटी मतलब उन पर कोई केस नहीं हो सकता? हाँ, ये जनरल जियाउल हक के बाद सत्ता का सबसे बड़ा केंद्रीकरण है। हमें याद रखना चाहिए कि पिछली बार जब पाकिस्तान में एक सैन्य शासक ने इस तरह सत्ता को अपनी मुट्ठी में किया था, तो उसका नतीजा पूरे क्षेत्र ने दशकों तक भुगता था। इतिहास यहाँ एक गंभीर चेतावनी दे रहा है। और पड़ोस में उथल-पुथल सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं थी। नेपाल और बांग्लादेश दोनों जगहों पर बड़े बदलाव देखने को मिले। हाँ, और दोनों ही जगहों पर बदलाव की कमान युवाओं के हाथ में थी। अच्छा। नेपाल में जेन जी ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ ऐसा आंदोलन छेड़ा कि सत्ताधारी सरकार ही गिर गई। अब वहां पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार है। और वो 2026 में चुनाव कराने का वादा कर रही है। जी, और बांग्लादेश में भी शेख हसीना के जाने के 18 महीने बाद भी स्थिरता नहीं आ पाई है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को लेजिटिमेसी और सुरक्षा दोनों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये दोनों घटनाएं भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए एक सीधी चुनौती है ना? बिल्कुल सीधी चुनौती। हमारी नीति हमेशा से स्थापित सरकारों के साथ काम करने पर बनी है, लेकिन जब पड़ोस में सरकारें ही लोकप्रिय आंदोलनों से बदल रही हों, तो आप किससे बात करेंगे? ये एक नई हकीकत है। तो 2026 में होने वाले चुनाव बहुत अहम होंगे। बहुत ज्यादा। नेपाल और बांग्लादेश दोनों के चुनाव भारत के लिए बहुत अहम होंगे। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए 2026 भारत के लिए कैसा दिख रहा है? ऐसा लगता है कि ये एक डिप्लोमैटिक सुपर ईयर होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और इसकी शुरुआत यूरोप पे बड़े फोकस के साथ हो रही है। हाँ, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम है। बहुत बड़ा। इसके ठीक बाद जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रपतियों के दौरे भी तय हैं। जब अमेरिका के साथ रिश्ते अनिश्चित हों, तो यूरोप जैसे स्थिर और बड़े बाजार के साथ संबंधों को गहरा करना एक बहुत समझदारी भरी रणनीति है। और फिर साल में 2 ऐसी बड़ी बैठकें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जहां पुतिन और शी जिनपिंग के आने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ अगर राष्ट्रपति ट्रंप भारत आते हैं तो दिल्ली क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करना चाहेगा। ये तो एक ही रस्सी पर 2 विपरीत दिशाओं में चलने जैसा है। और यही 2026 में भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा परीक्षण और सबसे बड़ा प्रमाण होगा। लेकिन क्या इसमें एक बड़ा जोखिम नहीं है? क्या दुनिया हमें एक ऐसे देश के रूप में नहीं देखेगी जो किसी का भी सगा नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों गुटों को खुश करने के चक्कर में किसी का भी विश्वास ना जीत पाएं? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन इसे देखने का एक दूसरा नजरिया भी है। वो क्या? आज की बिखरी हुई दुनिया में शायद यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की संयोजन शक्ति, कन्वीनिंग पावर। यानी एक ऐसी जगह बनने की क्षमता जहां दुश्मन भी एक मेज पर आकर बैठ सके। बिल्कुल। यह दुनिया को दिखाता है कि भारत किसी एक गुट का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि अपने हितों के अनुसार सबके साथ काम कर सकता है। यह एक मुश्किल रास्ता है, पर शायद यही एकमात्र रास्ता है। और कूटनीति का एक नया मैदान भी खुल रहा है, टेक्नोलॉजी। फरवरी में भारत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है। की तरह
ये एआई समिट भारत को टेक्नोलॉजी के नए मोर्चे पर एक नियम बनाने वाले देश के रूप में स्थापित करने का मौका है। जब दुनिया एआई के भविष्य को लेकर चिंतित है, तब दिल्ली में इस पर चर्चा होना भारत की बढ़ती तकनीकी साख को दिखाता है। कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम दुनिया को एआई पर रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अपने पड़ोस में जैसे नेपाल और बांग्लादेश में बुनियादी राजनीतिक स्थिरता की चुनौती है। यही वो पतली रस्सी है जिस पर भारत को चलना है ना? बिल्कुल सही। और इसी रस्सी पर चलते हुए कुछ पुराने उलझे हुए धागों को भी सुलझाना है, जैसे कनाडा के साथ। हाँ, निज्जर हत्याकांड को लेकर जो तनाव था। हाँ, 2 साल के तनाव के बाद वहां के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रिश्ते सुधारने की पहल की है। तो क्या ये एक असली रीसेट है या सिर्फ व्यापार के लिए एक गंभीर मुद्दे को कालीन के नीचे छिपाया जा रहा है? इसी आप व्यावहारिक कूटनीति कह सकती हैं। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि निज्जर मामले की जांच को राजनीतिक और आर्थिक संबंधों से अलग रखा जाएगा। अच्छा, तो वीजा सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं? हाँ, वीजा सेवाएं शुरू हो रही हैं, राजनयिक लौट रहे हैं। ये दिखाता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे मुश्किल मुद्दों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना पड़ता है। तो इतने सारे अवसरों और नई शुरुआतों के बीच क्या हम ये मान लें कि बड़ी चुनौतियां अब खत्म हो गई हैं? बिल्कुल नहीं। चुनौतियां अपनी जगह पर बनी हुई हैं, शायद और ज्यादा जटिल रूप में। पाकिस्तान के साथ एक असहज शांति है जो किसी भी नए आतंकी हमले के साथ टूट सकती है। अमेरिका के साथ व्यापार सौदा होगा या नहीं, ये अभी भी हवा में है। और सबसे बड़ी बात, पश्चिम एशिया में जब तक स्थायी शांति नहीं होती, भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMF का भविष्य भी अनिश्चित है। बिल्कुल, और वो भारत के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट हो सकता है। तो कुल मिलाकर 2026 भारत के लिए एक ऐसा साल होगा जिसमें उसे एक ही समय में एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचना होगा, एक कलाबाज की तरह संतुलन साधना होगा और एक धावक की तरह दौड़ना होगा। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। ये विश्लेषण हमें चुनौतियों का एक पूरा जाल दिखाता है, लेकिन इस पूरे विश्लेषण में एक सवाल है जो पूछा नहीं गया, और शायद वही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और वो क्या है? सवाल ये है कि जब पारंपरिक गठबंधन कमजोर हो रहे हैं और वैश्विक व्यवस्था बिखर रही है, तो क्या भारत केवल एक संतुलनकारी शक्ति, बैलेंसिंग पावर बने रहने से संतुष्ट है, या क्या वह एक अग्रणी शक्ति, लीडिंग पावर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है? एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया न दे, बल्कि नए वैश्विक नियमों को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाए। 2026 और उसके बाद के साल इसी सवाल का जवाब देंगे। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। ये थी हमारी आज की गहन चर्चा जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित विश्लेषण पर आधारित थी और उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो इन वैश्विक बदलावों को समझना चाहते हैं, विशेषकर सिविल सेवा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। बिल्कुल। अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा और ऐसी ही और चर्चाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।